नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से आजकल सारे चैनल्स पे मुहिम चल रही है एक मोदी रोज़गार दो की, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग में से कोई भी ट्विटर यूज़ करता है और आप लोग एक छात्र हैं तो मुझे लगता है आपको भी उस मुहिम में साथ देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो आप लोगों के ही लिए किए जा रहे हैं। तो आपको भी उसका एक भाग बनना चाहिए और ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार है, ये इतनी आसानी से नहीं सुनेगी हमें। जब तक हम बिल्कुल ठान नहीं लेंगे तब तक ये नहीं मानेगी। ये वही सरकार है भारत देश की जिसने आंध्र प्रदेश को जब भाषा के आधार पर गठन करने की मांग की थी, तो जब एक व्यक्ति के प्राण चले गए, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब जाकर के उन लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंची कि हाँ, हमें भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन करना चाहिए। तो इतनी आसानी से किसी भी बात को ये लोग नहीं मानेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत देश को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं, कि विकास के नाम पर प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, कुछ भी मतलब विकास के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं और विकास हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जो देश की जनता है वो गरीब ही है। देश की जनता के पास रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, तो विकास कहाँ हो रहा है? हमें तो विकास दिख ही नहीं रहा है ना। तो आप सभी को साथ देना चाहिए और आप लोगों को भी ट्वीट करना चाहिए कि मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये ट्वीट आपको लोगों को करना है। तो देखते हैं कुछ इसका अगर असर पड़ता है मोदी जी के ऊपर। और बाकी आप नेता को तो नेता कोई भी आप लेके आइए तो वो सारे ही एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो जब उस पद पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो ही जाते हैं। और ये सिर्फ अभी की सरकार के लिए नहीं, जितनी भी सरकारें हुई हैं सब में कोई ना कोई कमियां देखने को मिली ही हैं। फिलहाल जनता के लिए प्रयास किया जा रहा है, आप लोग इस प्रयास में साथ दें और बने रहें नेरी स्टडी के साथ में। वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स बनाते रहिए और कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनतकालीन स्थापत्य कला, कि किस प्रकार की स्थापत्य कला का मतलब समझते हैं कि जिस प्रकार की कला आकृतियाँ उस टाइम की जाती थीं, क्या मतलब किस प्रकार की दीवारों पर कला आकृतियाँ बनाई जाती थीं या कौन सी कला प्रचलित थी, तो वो सारी पद्धतियों के बारे में, वो सभी तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ में हम जो व्यापार व्यवस्था थी वो भी देखेंगे। तो स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, यहाँ पर भारतीय इस्लामी कला प्रचलित थी। अब भारतीय इस्लामी कला का क्या मतलब है कि जो भारत में तुर्की आए, अरब आए, तो उनका कला का जो विकास था, उनके कला का जो तरीका था वो भारतीय कला से बिल्कुल ही अलग था। तो उनको जब मिश्रित किया गया, जब भारतीय लोगों की कला, और जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत से कुछ सीखा ना, तो उन्होंने भारत से सीख के और जो उनको पहले से आता था उसका एक नया मिश्रण तैयार किया, जिसे भारतीय इस्लामी कला का नाम दिया गया। इसे इंडो सरसैनिक कला भी कहा जाता है और इसी को इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद ने इसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया था। आगे हम कुछ इस जो भारतीय इस्लामी जो कला शैली थी, इसकी कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थीं। क्योंकि जब मेंस में प्रश्न बनता है, मेंस का मतलब है जब किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है, प्री के एग्जाम के भी लिए जब विस्तार वाला प्रश्न बनता है तो विशेषताएं वहाँ काम आती हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला थी उसकी विशेषताएं थी मेहराबों और गुंबदों के साथ साथ ऊंचे मीनारों का प्रयोग। यहाँ पर मेहराबों का प्रयोग होता था, गुंबदों का प्रयोग होता था और ऊंची ऊंची मीनारों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ मकबरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। मकबरे बनाना शुरू किए गए थे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के अंतर्गत। पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया जाता था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बनते थे, वो इमारतें जो बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी, तो वो पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म के जो चूने के पत्थर होते थे उनसे वो इमारतें बनाई जाती थी। इमारतों की सजावट में जीवित वस्तुओं का अंकन निषिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में हजारों बार इस तरीके के तथ्य बनते हैं कि क्या जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला थी वहाँ पर किसी जीवित वस्तु का अंकन मिलता है, तो नहीं।
जीवित वस्तुओं का अंकन निषिद्ध था, मतलब बैन लगा हुआ था, जीवित वस्तुओं का अंकन नहीं किया जा सकता था। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें अकबर के बाद जब जहांगीर का काल आएगा ना, जहांगीर उसके बाद शाहजहां, जब इन लोगों का काल आएगा तब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जीवित वस्तुओं का अंकन, जैसे किसी चिड़िया का चित्र बनाना या किसी व्यक्ति का चित्र बनाना, इस तरीके का अंकन हमें तब देखने को मिलेगा। अभी जो अंकन चल रहा था वो चल रहा था फूल पत्तियों को बनाया जाना, ज्यामितीय आकृतियां बनाई जानी, और कुरान की जो आयातें थीं उनका अंकन, जो कुरान में कुछ अच्छी बातें कही जाती थी उनका अंकन करा दिया जाता था दीवारों पर, परंतु किसी भी जीवित वस्तु का अंकन निषिद्ध था, मतलब मना था। आगे हमें देखने को मिलता है तुर्की सुल्तानों ने हिंदू साज सज्जा जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक का चिन्ह तो आप सभी को पता होगा, और घंटियों के जो नमूने थे, कलश आदि, इनका भी प्रयोग अपनी कलाकृतियों में किया। कि इन्होंने, देखिए यही तो मिश्रण है कि इनका जो इस्लामी अंकन था उसके साथ साथ इन्होंने स्वास्तिक के चिन्ह को भी बनवाया, कलश बनवाए। कलश, हिंदू में कलश यात्रा तक निकाली जाती है हिंदुओं में, तो कलश एक प्रसिद्ध मतलब वस्तु भी मानी जाती है और पवित्र वस्तु भी मानी जाती है। तो कलश का अंकन कराया गया, घंटियों का जो अंकन कराया गया। तो ये हिंदू समाज से मतलब कह सकते हैं प्रेरणा लेकर के इन्होंने अपने दीवारों पर इसका अंकन कराया था। आगे कहते हैं कि अरबस्क विधि, अब ये विधि क्या है, अरबस्क विधि, तो अलंकरण की ये जो संयुक्त विधि थी यही थी अरबस्क विधि, जो इस्लामिक पद्धति को और हिंदूवादी जो पद्धति थी उन दोनों को जब मिलाया गया तो उस पद्धति को कहा गया अरबस्क विधि। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भारतीय इस्लामी कला हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का ही मिश्रण थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले बौद्ध धर्म के समय में कलाएं अलग थीं, फिर जैन धर्म के समय थोड़ी कलाओं में और परिवर्तन हुआ, क्योंकि भारतीय जो कला शैली थी उस पर कहीं ना कहीं यूनानियों का भी असर हमें देखने को मिलता है, जो कि हमने किसमें, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पढ़ा था। तो वहाँ जो शैली थी वो हमने पढ़ा ना, इंडो ग्रीक शैली, तो उसका भी भारत में पहले ही प्रभाव था। उसके बाद फिर जब इन लोगों का प्रवेश हुआ तो इन लोगों ने एक इस्लामी पद्धति को भी उसमें मिश्रित किया। तो यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का सम्मिलित मिश्रण बन गया। और फिर भारत में जो कह रहे हैं कि जब ये जो मिश्रण तैयार हुआ, जो अलंकरण की एक नई पद्धति तैयार हुई, उसी को अरबस्क विधि कहा गया था। भारत में बनी पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सी तुर्क मस्जिद बनाई गई थी, तो उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में। ठीक है, इसकी मतलब कह सकते हैं इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1197 ईस्वी में। ये राय पिथौरागढ़ के किले पर जैन मंदिर, जो कि बाद में वहाँ पर विष्णु मंदिर हुआ करता था, तो उनके अवशेषों पर ये बनाए गए हैं। अब अवशेषों पर बनाए गए हैं या उन्हें तोड़कर बनाया गया, इस बात की तो पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया मस्जिदों को बनवाने के लिए, क्योंकि उस समय की तुर्कों की वो सोच थी, उस समय के जो अरबी शासक थे उनकी वो सोच थी, वो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करते थे। तो वो उनका विध्वंसकारी उनकी नीतियां थी, जिनका वो हमेशा भारत पर प्रयोग करते रहते थे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि राय पिथौरागढ़ के जो किले में जैन मंदिर बना हुआ था, जहाँ कहते हैं बाद में विष्णु मंदिर हुआ करता था, वहाँ उसके अवशेषों पर ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। आगे हम बात करें तो कुतुब मीनार की बात हमारे सामने आती है, जिसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करें, इसका निर्माण कार्य 1197 ईस्वी में शुरू हुआ। निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, तो ये पूरा हुआ 1232 ईस्वी में। 1232 ईस्वी में कुतुब मीनार बनकर पूरी हुई थी। अब भाई अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उनका शासन तो पहले ही समाप्त हो गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मस्जिद पूरी किसने करवाई, तो इसका पूरा इतिहास समझिए कि ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। किसके नाम पर डाली थी, खुद के नाम पर नहीं डाली थी। ये जिन सूफी संत का फैन हुआ करता था, फैन कि सूफी संत जिन्हें ये मानता था, जिनके कहे हुए पदचिन्हों पर ये चलता था, जिनको बोलते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, इनको बहुत पूजनीय मानता था। इन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार का नाम रखा था।
निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कहते हैं कि जब इन्होंने नींव रखी थी उसके कुछ दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो निर्माण कार्य पूरा कराया इल्तुतमिश ने। उसके बाद क्या हुआ कि चौथी मंजिल तक ये बनी हुई थी। इसके बाद कहते हैं बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, बुरी तरीके से टूट गई थी, जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण मतलब फिर से उसको बनवाया। कुछ ईंटें वीटें टूट गई होंगी तो फिर से मिस्त्री बुला के बनवा दी गई, या जो भी पत्थर टूट गया हो फिर से बुलाए गए कारीगर और बनवाई गई। फिर उसने सोचा कि यार चौथी मंजिल तो बन रही है, एक अपने नाम की पांचवी मंजिल भी बनवा दी जाए, इतिहास में मेरा भी नाम कोई याद रखेगा। याद रखना पड़ रहा है। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों में से सबने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया, एक अलग शासक का नाम, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और पांचवी मंजिल को पूर्णतः बनवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में पता चलता है मकबरा शैली का इनको जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मकबरा बनवाने का श्रेय इल्तुतमिश को भारत में जाता है। प्रथम जो इसने मकबरा बनवाया था वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि इसने अपने पुत्र का बनवाया था। इसके पुत्र की मृत्यु इससे पहले हो गई थी, तो उसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा था। ये स्क्रीच शैली का बना हुआ भारत का पहला मकबरा था। स्क्रीच शैली का बहुत डीपली मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि ये जो इल्तुतमिश का मकबरा है ये स्क्रीच शैली का बना हुआ है। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें, ये इसने बदायूं में बनवाई थी, और अतार किन का दरवाज़ा ये इसने नागौर में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? नागौर में बनवाया था। आगे बात करें, ये जो मैंने आपको बताया सुल्तानगढ़ी की, ये जो सुल्तानगढ़ी का ये जो मकबरा है जो इसने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, ये कहते हैं तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था। ये मकबरा है, यहाँ मस्जिद की बात नहीं हो रही है। मकबरा और मस्जिद दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मस्जिद क्या होती है? जहाँ पर नमाज होती है, और मकबरा क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है वो उसके लिए बनाया जाता है। शायद अगर कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इन दोनों में अंतर यही होता है। तो मकबरा है ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और तुर्कों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आगे हम बात करते हैं बलबन की। तो बलबन का क्या था कि भाई इनको ऐसा लगा होगा कि मेरे जो पुत्र हैं नहीं इस लायक, या फिर हमने काम नहीं किए हैं इस लायक, तो मेरा कोई मकबरा बनवाएगा नहीं, तो हम खुद का बनवा लेते हैं, ताकि पता चले कल को मेरा ना बनवाया गया तो इस बात का खेद रहेगा हमें। अब ऊपर जाने के बाद तो मकबरा बन नहीं पाएगा। तो बलबन ने स्वयं का मकबरा बनवा लिया था, और कहते हैं कि शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित था, और ये भारत का शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित पहला मकबरा था। इसके अलावा बलबन ने लाल महल बनवाया था, और कहते हैं कि ये जो इसने स्वयं का मकबरा बनवाया था इसमें मेहराबों का यहाँ से प्रचलन प्रारंभ हुआ था। जो मैंने बताया ना, मेहराबों का प्रयोग और गुंबदों का प्रयोग, तो मेहराबों का सर्वप्रथम प्रयोग जो प्रचलन प्रारंभ हुआ वो इन्हीं के बलबन के मकबरे से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया, तो उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का महल बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया। इसके साथ साथ जमात मस्जिद इसने बनवाई, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसके पास में बनी हुई है। इसके साथ साथ हजार खंबा महल इसने बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। जो अलाई दरवाज़ा है वो वैज्ञानिक पद्धति पर बना हुआ पहला कोई भी नमूना कह सकते हैं, ये वैज्ञानिक पद्धति पर बनवाया गया था। इसके साथ साथ आगे हमें पता चलता है तुगलक वंश में गयासुद्दीन का मकबरा, ये कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ गयासुद्दीन का मकबरा है। इसके साथ साथ MBT, अब MBT FST लिखूंगी, नाम बहुत बड़ा हो जाता है इन लोगों का। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करें, इन्होंने जहां पनाह नगर तुगलकाबाद, और यहाँ पर बना हुआ है आदिलाबाद का किला, ये सारे तुगलक वंश के हैं जो उस समय बनवाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करो तो फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर ऐसे नगरों की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और जौनपुर गोमती नदी के किनारे किसकी याद में बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की, जौना खां की याद में। और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसके अलावा खिरकी मस्जिद, काबा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद,
कला मस्जिद, ये सारे के सारे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बने थे। कहते हैं कि यहाँ पर खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा एक बना हुआ है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, जो बहुत ही सुंदर माना जाता है, तुगलक वंश के समय का अगर देखा जाए बहुत ही सुंदर मकबरा है और ये अष्टभुज आकार में निर्मित है। अब अष्टभुजीय मकबरे उस टाइम पर बहुत चले हुए थे, तो उस समय इसका बहुत प्रचलन था। हालांकि बाद में ऐसा कहा जाने लगा कि जो अष्टभुजीय मकबरे हैं वो जो लोग गद्दार होते हैं, गद्दार कहे जाते हैं ना, गद्दार शत्रु तो नहीं कह सकते, जो अपने बनकर रहते हैं पर बाद में धोखा दे जाते हैं, धोखेबाज लोग, ये उनका बनवाया जाता था। ऐसा अकबर के काल में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी जो महामनगा थी, महामनगा और आदम खां, इनका मकबरा अष्टभुजीय उसमें शैली में बनवाया था, क्योंकि उस समय ये प्रचलित था कि जो धोखेबाज लोग होते हैं उनका मकबरा ऐसे बनवाया जाता है। तो फिलहाल खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टभुज आकार में निर्मित है और ये अष्टभुज आकार में निर्मित पहला मकबरा है। इसके साथ साथ आगे हमें देखने को मिलता है खिज्र खां, इन्होंने खिजराबाद बसाया था। और मुबारक शाह की बात करें, मुबारकाबाद इन्होंने बसाया। सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा ये भी अष्टभुजीय मकबरा है। तब तक ये बात मुझे लग रहा है फेमस नहीं थी, लेकिन बाद में ये बात चली कि धोखेबाज लोगों का बनता है। तो सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा ये अष्टभुजीय है और मोहम्मद शाह का मकबरा, ये दोनों ही अष्टभुजीय मकबरे हैं। आगे हमें लोदी काल की जब बात करें तो यहाँ पर इसको मकबरों का काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मकबरे दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो लोदी वंश के समय में बने थे। सबसे ज़्यादा मकबरों का निर्माण लोदी वंश के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पर बहलोल लोदी का मकबरा है, सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो कि दोहरे गुंबद में बना हुआ है। दोहरे गुंबद का यहाँ पर यूज़ किया गया है, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं दो गुंबद बने हुए हैं। अभी गुंबद ऐसे ही तो बनते हैं ना, गोल से रहते हैं, तो दो गुंबद इस तरीके से बने हुए हैं। इसके अलावा मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाई थी। ये मोट की मस्जिद, मैंने ये भी क्वेश्चन देखा है कि मोट की मस्जिद ये किस काल की है, तो लोदी वंश के काल की है, वो भी सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा बनवाई गई थी। और यहीं से गुंबदों का गुंबद वाली जो मस्जिद होती हैं उनका प्रारंभ लोदी वंश से ही माना जाता है। आगे हम बात करते हैं तो ये थी उस समय की दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला कि किस प्रकार से गुंबद प्रचलित थे, मकबरे प्रचलित थे, सबसे ज़्यादा मकबरे, पहला मकबरा, पहला तुर्की मकबरा, सारे तथ्य मैंने आपको क्लियर किए हैं और बस नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन करते रहना है। आगे हम बात करते हैं व्यापार और उद्योग की कि किस प्रकार से व्यापार होता था। तो कहते हैं यहाँ पर विदेशी व्यापार बहुत ही समृद्ध था। अंतर्देशीय व्यापार तो होता ही था, इसके साथ साथ में विदेशी व्यापार बहुत प्रचलित था। 4 पहिया रथ और इक्का गाड़ी का उस समय चलन होता था। चलन मतलब ये उस समय प्रचलित थी। इसके साथ साथ मुख्य व्यापारी जो होते थे वो होते थे उत्तर के गुजराती, दक्षिण के शेती और राजपूताना के बंजारे, इनके साथ मुख्यतः व्यापार किया जाता था। आगे हम रेशम व्यापार की बात करें तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब ये जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जब चल रहा था तो उस समय व्यापार कौन सा किस क्षेत्र में प्रचलित था, तो रेशम व्यापार, ये खंबात का रेशम यहाँ कहा जाता था। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सके। चावल व्यापार ये बंगाल में प्रसिद्ध था, बंगाल के साथ चावल का व्यापार होता था क्योंकि वहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, चावल की उपज भी बहुत ज़्यादा होती होगी। इसके साथ साथ रत्नों का व्यापार देवगिरी के साथ में, ये देवगिरी आपको याद है ना जिस पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो ये देवगिरी, यहाँ से रत्नों का व्यापार होता था, बहुत मणि माणिक के सारे यहीं से मिलते थे। इसके बाद आगे हम बात करें तो देवल, देवल का नाम आपने सुना होगा, ये गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ये बहुत ही प्रसिद्ध है, समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है देवल। और कहते हैं कि यहाँ पर भी मोती वोती बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपने शायद पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावत में वो जो रानी पद्मावती थी वो देवल की ही थी, देवल की रानी थी। और राजा लेने भी क्या गए थे, लेने भी मोती ही गए थे। तो पिक्चर सिर्फ इसलिए नहीं देखो कि एंटरटेनमेंट, कुछ चीज़ें याद करके जोड़ लिया करो कि रानी पद्मावती देवल की थी और देवल में राजा क्या लेने गए थे, मोती लेने गए थे। और देवल फेमस काहे के लिए था, तो देवल फेमस भी मोतियों के ही लिए था। आगे हम बात करें तो बनारस, बनारस विशेष प्रकार के उत्पाद जिसको बोलते हैं पगड़ी, इसके लिए फेमस होता था और इसका बाहर निर्यात भी होता था।
आगे अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में आयात किसका होता था और निर्यात किसका होता था। तो आयात की बात करें, रेशम का आयात होता था, मखमल का, काशीदाकारी सामान का, जो कढ़ाई का सामान नहीं होता है तो जो भी उस टाइम यूज़ होता होगा तो उसका आयात होता था। घोड़े यहाँ पर मंगवाए जाते थे, बंदूकें और बारूद मंगवाई जाती थी। मुख्यतः घोड़े कहाँ से आते थे तो ईरान से और तुर्किस्तान से, ईरान और तुर्किस्तान से घोड़े मंगवाए जाते थे। अब निर्यात की बात करें तो अनाज, कपास, कीमती रत्न, खाल, इंडिगो, इसके साथ साथ अस्थि, अफीम, मसाले और चीनी, इनका व्यापार होता था। मसाले के व्यापार के लिए तो भारत बहुत पहले से ही प्रचलित था, तो हम लोग अच्छे खासे व्यापारी थे, बहुत ज़्यादा धन था भारत में। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वालों की नज़र पड़ गई। पहले तो तुर्कियों की पड़ी, मतलब अरबी शासक जो अरबी बाहर से आए उन्होंने आक्रमण किए, वो भी चलो ठीक था कि कम से कम थोड़ा शासन ढंग से चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों की नीयत खराब हुई तो मामला तो वहाँ पर बिगड़ गया कि उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। उन्होंने न सिर्फ अधिकार किया बल्कि सिर्फ स्वयं के कार्य सिद्धि पूरी की, स्वयं के जो भी लाभ थे उनको देखा। उन्हें भारत की जनता से या इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहा। आगे देखने को हमें मिलता है मार्को पोलो ने इसके बारे में क्या कहा है कि लाहौर से इस्पात का निर्यात होता था, इस्पात का निर्यात होता था और इसके लिए बयाना, लाहौर का बयाना क्षेत्र बहुत ही प्रचलित था, लाहौर का बयाना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था जहाँ से इस्पात का व्यापार होता था। सूती वस्त्रों का निर्यात होता था। आप देखिए, निर्यात होता था सूती वस्त्रों का। और एक टाइम पे जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम क्या बन गए थे, हम सूती वस्त्र क्या, हम सिर्फ उनको कच्चा माल देते थे और वो उन्हें उसी कच्चे माल से अपने देश में कपड़े बना करके, महंगे कपड़े हम ही लोगों को बेचते थे। तो कहिए कि हम ही लोगों को उस टाइम पे शोषण का, इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो एक टाइम पे हम ही लोग सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। नील का निर्यात यहाँ पर किया जाता था, नील की खेती, इंडिगो की खेती, जो कि उस टाइम भी प्रचलित थी और उसके बाद अंग्रेज़ों ने तो और ज़्यादा प्रचलित कर दी। इसके बाद इब्न बतूता ने भी उल्लेख किया है कि इन सब चीज़ों का व्यापार होता था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसने व्यापारिक स्थिति का वर्णन अपनी रहला नामक पुस्तक में किया है। आगे हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर रेशम कीट पालन होता था और कुएं से रहट द्वारा जल निकाला जाता था। जो गहरे कुएं होते थे तो रहट नामक एक उपकरण होता था, तो उसके द्वारा यहाँ कुओं से जल निकाला जाता था। दास व्यापार बहुत प्रचलित था और ये कहाँ से होता था, ये अदन से और मिस्र से दासों का व्यापार होता था। मिस्र, जिसे इजिप्ट के नाम से भी आप जानते होंगे, तो मिस्र और अदन से यहाँ पर दासों का व्यापार होता था। इसके साथ साथ कोरोमंडल तट की बात हो रही है। ये कपड़ों का केंद्र था, यहाँ पर कपड़ों का केंद्र इसको माना जाता था, यहाँ से कपड़ों का व्यापार होता था। फतूह उस सलातीन, ये फतूह उस सलातीन एक पुस्तक का नाम है जिसकी रचना इसामी के द्वारा की गई है। इसमें इसने बताया है कि चरखे का प्रयोग उस समय प्रचलित था, कि लोग चरखे का भी प्रयोग करते थे, मतलब उस समय कताई होती थी, लोग अपने घरों में कताई करते थे, घरों में कपड़े बनाते थे। जो खादी के कपड़े नहीं देखते, एक टाइम पे गांधी जी लेके बैठ गए थे कि चरखे से अब हम खुद ही बना के पहनेंगे। तो फतूह उस सलातीन, ये इसामी के द्वारा लिखी गई, उसमें इन्होंने बताया कि चरखे का प्रयोग उस समय प्रचलित था। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल की समय की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद समय सूचक यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि समय सूचक यंत्र, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय हमें समय सूचक यंत्र देखने को मिला। अब आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए। चित्र, मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस एक आपको पेन से जल्दी जल्दी मैंने बना के, ताकि आपके दिमाग में मेमोरी फिट रहे कि हाँ, चरखे की यहाँ पर मैंने स्थापत्य कला में कहीं ना कहीं चर्चा की थी और इसके साथ साथ एक समय सूचक यंत्र की भी चर्चा की थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कागज़ का प्रयोग होता था उस टाइम, कागज़ का प्रयोग होता था और ये बताया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जिन्होंने 7 शासकों का शासन देखा था, तो इन अमीर खुसरो ने बताया कि उस समय कागज़ का प्रयोग होता था, जो कि गुजरात और बंगाल से लाया जाता था, परंतु इसका भी हम लोग आयात करते थे। कागज़ का हम लोग चीन से कागज़ का आयात करते थे। लौह उद्योग भी उस समय प्रचलित था। दिल्ली, अहमदाबाद और बंगाल, ये लौह उद्योग के लिए उस समय जाने जाते थे। दिल्ली, अहमदाबाद और बंगाल। अब लौह उद्योग प्रचलित था, ये हमें कैसे पता चला,
तो रकाब और नाल ये घोड़ों के पैरों में लगाए जाने वाले उपकरण होते थे। ये आपने देखा होगा, घोड़े के पैर में नाल लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है इसका कारण मुझे शायद इसलिए लगाई जाती है, उनके जो पैर होते हैं ना, जिनको खुर बोला जाता है, वो खराब ना हो, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। इसी की वजह से वो नाल लगाई जाती है। तो जब घोड़ा चलता है ना सड़क पे, तो कट 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 की आवाज़ होती है, तो वो उस नाल की वजह से होती है, क्योंकि वो लोहे की बनी होती है। तो हमें पता चलता है रकाब और नाल घोड़े के पैरों में लगाई जाती थी, वो लोहे की बनी होती थी। इससे पता चलता है कि लौह उद्योग भी उस समय प्रचलित था। व्यापार हेतु मंडियां प्रचलित थी। और ये बात इब्न बतूता ने अपनी रहला नामक पुस्तक में कही है कि दिल्ली सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हुआ करती थी। दिल्ली सत्ता का केंद्र बना हुआ था और वो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताई है किसने? इब्न बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1333 से लेकर के 1347 तक रहा था और इसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इसने ये बात कही थी। इसके साथ साथ दौलताबाद मोतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो कि एक असफल प्रयास था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद की थी, और दौलताबाद किसके लिए प्रचलित था? तो मोतियों के लिए प्रचलित था। तो ये थी उस समय की दिल्ली सल्तनत की व्यापारिक व्यवस्था। इसके साथ साथ में हमने स्थापत्य कला का वर्णन किया। कल जो वीडियो होगा वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम उस समय के संगीत के बारे में और उसके साथ साथ में जो भी उस समय का साहित्य था, भाषा शैली थी, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो शेयर किया करिए। व्यूज़ इतने कम आते हैं, आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कितना देखते हैं या कैसे देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग कम से कम देखा करिए और पढ़ा करिए वीडियो से। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये तो चीज़ उसको पता होगी जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो वीडियो जैसा भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।